वेलकम एवरीवन। मेरा नाम रीनू वशिष्ठ है और आज 8 अगस्त 2022 है। तो आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एमडीयू सिलेबस। ठीक है, एक तो उसका सिलेबस एनालाइज करेंगे कि हमारा जो मैथमेटिक्स का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सी बुक्स हैं या टॉपिक्स हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी लास्ट ईयर 2021 एमडीयू एमएससी मैथमेटिक्स में जो एंट्रेंस हुआ था उसमें मेरी जो एआईआर है वो 1 आई थी। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक किए थे और आपको कौन कौन से करने चाहिए। अभी फ़िलहाल मैंने एक अपनी इससे पीछे वाली वीडियो में ये बताया हुआ है कि आपका एंट्रेंस कब होगा। आपकी फॉर्म आई थिंक डेट जा चुकी है, अभी 5 अगस्त थी। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप भी एमडीयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा अलजेब्रा, जो कि हमारा बीएससी में जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट मैथ होता है वो अलजेब्रा होता है। यहाँ से हमारा 5 मार्क्स का आता है। इस सिलेबस में पूरा ये बोला गया है कि ये कितने मार्क्स का आएगा, वो कितने मार्क्स का आएगा। तो आई थिंक हमारे 18 मैथ है बीएससी के अंदर, ठीक है। और 18 मैथ में से अगर 5 नंबर का आता है तो हम देखते हैं कि कौन से मैथ की कितनी वेटेज रहेगी, ताकि हमारा जो आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं आपको आने वाली जो है वीडियोस में बताऊंगी। आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप जितने भी अटेम्प्ट करोगे आपको उसके अगर ठीक है तो 1 नंबर दिया जाएगा और अगर गलत है तो आपको उसकी 0 मार्क्स रिवॉर्ड होंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला हमारा अलजेब्रा है जो कि 5 मार्क्स का आता है। अब देखते हैं कि अलजेब्रा से रिलेटेड क्या है। अलजेब्रा में आपकी जो मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस, जो कि हमने 12th क्लास में भी पढ़ी हुई है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रो रैंक या कॉलम रैंक, या फिर आइगन वैल्यूज, या फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम, और यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड कॉमन रूट्स एंड मल्टीपल रूट्स। यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट ऑफ एन इक्वेशन, डिस्कार्टेड रूल ऑफ द साइन। तो ये आपका सिलेबस है अलजेब्रा का। बहुत इजी मैथ है। अगर आप इसको 2 दिन भी अच्छे से दे देते हो प्रिपरेशन करने के लिए तो भी आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलस की। तो जो कैलकुलस है ये भी हमारा 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे कितने मैथमेटिक्स हैं, और उसके बाद मैं इनको आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो है मार्कअप करवा दूंगी जिससे आपकी हेल्प हो जाए। तो कैलकुलस में हमारी जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेन पॉइंट तो ये होते हैं। सीरीज एक्सपेंशन आती है, एसिम्टोट आते हैं, रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, और एक वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। ये रही आपकी रेक्टिफिकेशन, ये रही आपकी क्वाड्रेचर, और वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ से आपका मेनली क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं सॉलिड ज्योमेट्री की। ये जो तीनों मैथ हैं, अलजेब्रा, उसके बाद कैलकुलस और उसके बाद हमारी सॉलिड ज्योमेट्री, ये हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स हैं, ठीक है। और इनमें से जैसे कि मैंने बताया 5 मार्क्स की वेटेज है आपकी। तो 5 मार्क्स का इनके अंदर से आता है। अब आपको कितना करना चाहिए, अब क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं करना चाहिए, या मैं बोलूँ इस टाइम पे आपको जो है स्किप करना चाहिए। तो सॉलिड ज्योमेट्री भी एक अच्छा मैथ है। एक्चुअली इसको सभी डिफिकल्ट मानते हैं। अपने जो हम स्टार्टिंग में जाते हैं हमें कैलकुलस कर लेते हैं, अलजेब्रा कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको करने चाहिए, या कौन कौन सी लाइक कॉनिक की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको कौन सा करना चाहिए। पहले आप देख लीजिए कि सॉलिड ज्योमेट्री है और ये 5 मार्क्स का आता है। ये इसका सिलेबस गिवन है पूरा। उसके बाद है आपका नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री। ये हम बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। इसके अंदर क्या क्या है, जीसीडी है, एलसीएम है, और फर्मेट थ्योरम, या मैं बोलूँ इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। देखो ये जो नंबर थ्योरी है ये आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो आई होप कि आप सभी ने की भी होगी एग्जाम के लिए। लाइक डी मूविट्स थ्योरम, इसकी एप्लीकेशन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, हाइपरबोलिक और लोगरिथमिक फंक्शन, और ग्रोगरी सीरीज और समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री है। तो
ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही फॉर्मूलाज आते हैं, और ये भी जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी 5 मार्क्स की आती है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE 5 मार्क्स की आती है। आपको जानकर हैरानी होगी तो ODE का जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना, जब मैं BSc में थी और सेकंड सेमेस्टर में थी तो मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए थे, OD में भी और PD में भी। तो मेरे ये सब्जेक्ट वैसे भी बहुत अच्छे हैं, OD एंड PD इजी सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो OD में 4-5 मेन टॉपिक हैं जो कि हमारे स्टार्टिंग में, जैसे कि सबसे पहले तो जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम 12th क्लास में पढ़ के आए थे वो वाली, फिर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन, क्लैरनेट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फिर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट फोर्थ चैप्टर है। और होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो रिड्यूसिबल हो जाता है वो हमारा 5th चैप्टर में आते हैं। और इसके बाद एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की, और एक आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कम आता है, यहाँ तक मोस्टली आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की। तो यहाँ तो OD का क्लियर है। वेक्टर कैलकुलस भी आपका 5 मार्क्स का है, जैसे कि MDU ने ऑलरेडी वेटेज दे रखी है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, तो आपको कंफ्यूज होने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सुनो, जो वेक्टर कैलकुलस है 5 मार्क्स का आएगा, है क्या, मेन बेसिक है। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है 3 वेक्टर्स का, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का, वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव अलोंग ए कर्व डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट क्या होते हैं। और इसमें आप एक ये वाला पॉइंट छोड़ सकते हो, देखो डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, ये तीनों पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपका लैप्लासियन ऑपरेटर है। हाँ, ये छोड़ सकते हो आप, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ये वाला पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन है, और इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप इस वाले पोर्शन को करें। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, लैप्लासियन ऑपरेटर है, ये वाले करने हैं बस। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा कि ऑर्थोगोनल, ये आपका सभी 4 चैप्टर में आएगा, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये वाले 3 टॉपिक, और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, और एक और होता है गोस और ग्रीन स्टोक्स थ्योरम आती है डायरेक्ट रिजल्ट, तो ये आपको करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप कि आप ये करेंगे। अब भी एडवांस कैलकुलस की बात करते हैं, 5 मार्क्स का आता है। इसमें क्या क्या करना है आपको ये देख लेते हैं एक बार। एडवांस कैलकुलस, कॉन्टिन्यूटी, सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी, देखो कैलकुलस पढ़ा है आपने, कैलकुलस का एडवांस है, यानी कि जितना हमने 1D पे स्टडी की है ना, जैसे कि फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल पे, अभी एडवांस कैलकुलस में हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पे स्टडी करने वाले, वही चीजें जो हमने यहाँ पर की थी। लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, टोटल डिफरेंशियल है, या फिर मैक्सिमा है, मिनिमा है, सैडल पॉइंट्स है, इनकी क्या क्या कंडीशंस है, लैग्रेंजिस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडवांस कैलकुलस के अंदर। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि रोल्स थ्योरम आपकी, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, और एक और थ्योरम होती है आपकी डार्बोक्स इंटरमीडिएट थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। एक तो ये होती है, एक ये भी होती है आपकी जस्ट ये 3 मीन वैल्यू थ्योरम होती है। एक तो होती है रोल्स थ्योरम, एक होती है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, और एक और थ्योरम होती है, मेरे को उसका फिलहाल नाम याद नहीं है, बट ये तीनों हमारी मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर आती हैं, तीनों में से क्वेश्चन बन जाता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। अगर आपने अच्छे से रीड की हुई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो जो OD और PD का जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप इनको कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बेस ये मैथ है आपके। कुछ एक मैथ होते हैं जो कि थ्योरी बेस होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ तो रियल एनालिसिस है आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला मैथ है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो ये आपके क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग वाले, यानी कि इनमें आपको जस्ट रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको इनको एनालाइज करना होगा कि आपको कौन से ऐसे मैथमेटिक्स करने चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो जो PD है, PD का जो सिलेबस है, देखो सिलेबस क्या है कि आपका जो
हम एमडीयू के अंदर जो पेपर देते हैं ना मैथमेटिक्स के, वही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने एंट्रेंस में डाला हुआ है। ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक हम छोड़ दें या फिर जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारा एंट्रेंस में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है ना, वो सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चंस यकीन मानिए आप इतने डिफिकल्ट नहीं आते। अगर आपने बेसिक कर रखा है ना तो आप अच्छे से कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं बता रही हूँ आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होती है, उनका ऑर्डर डिग्री क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर क्या होती है। अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे और सॉल्यूशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक टाइप। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो इक्वेशन गिवन है वो हमारी हाइपरबोलिक है या वो पैराबोलिक है या फिर वो इलिप्टिक है। तो ये आपको पढ़ने से ही पता चलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं स्टैटिक। ये भी अगर मैं बताऊं तो कुछ के लिए एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। कौन कौन सा? स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और सॉलिड ज्योमेट्री। ये आपके कुछ ऐसे मैथमेटिक्स हैं जिनसे आप थोड़ा सा ये होते हैं कि हाँ मतलब हम इनको छोड़ दें तो क्या काम चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्टैटिक, डायनेमिक और सॉलिड ज्योमेट्री अगर आप छोड़ के भी जाते हैं तो भी आपका काम आसानी से चल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये 5 मार्क्स का आता है। आपकी सॉलिड ज्योमेट्री भी 5 मार्क्स की आती है और आपकी डायनेमिक्स भी 5 मार्क्स की आती है। तो अगर आप इन 3 मैथमेटिक्स को छोड़ के चल रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपने 15 मार्क्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया, मतलब आप इनको कर ही नहीं रहे, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप आई थिंक कि 5 आउट ऑफ 5 ले सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सेट क्या होते हैं, सुप्रीमम इन्फीमम क्या होते हैं, इंटीरियर लिमिट पॉइंट क्या होते हैं। मे बी ये भी पूछ सकते हैं कि आर का लिमिट पॉइंट बताओ, या मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट, यानी कि ये तो आपका ओपन सेट है उसका इंटीरियर होता है, तो आर का जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर ऑफ अ सेट आर, ये भी पूछ लेंगे ये क्या होता है। या मैं बोलूँ बाउंड, जो हमारा रेशनल नंबर है ना, इसका डिराइव्ड सेट क्या होता है, ये होता है। तो ये जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक अगर आपको आते हैं, लाइक इंटीरियर ऑफ अ सेट, या मैं बोलूँ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि नेसेसरी कंडीशन बताओ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है। कई बार ये जो टेस्ट है हमारे, पी सीरीज टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट होता है, एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेबीज टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स बर्ट्रेन टेस्ट, लेबनेस टेस्ट, एब्सोल्यूट कंडीशनल। देखो यहाँ तक आता है बस, इसमें आगे नहीं आता। ये जो आपका एबल्स टेस्ट है, ड्रिचलेट टेस्ट है, बस यहाँ यहीं तक। ये हमारा 6 चैप्टर तक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सीक्वेंस के अगर आप ये चैप्टर करके चले जाते हो सीक्वेंस और सीरीज के, देन आई होप कि आपका 5 आउट ऑफ 5 का जो पूरा जो क्वेश्चंस है वो सभी अटेम्प्ट हो जाते हैं सीक्वेंस और सीरीज वाले में से। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये वाला मैथ भी एक बहुत अच्छा मैथ है, अप्लाइड का मैथ है ये। इसमें आपको भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, और फॉर्मूला से अगर आपको सीरीज निकालनी है या फिर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो वो आप फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस चलती है। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट अगर आपको बताती हूँ तो क्या है, एक तो पावर सीरीज मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसल्स और इसको बेसल्स और हर्मिट पोलिनोमियल लीजेंड्रीज को अगर आप छोड़ के चलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। लैप्लास लैप्लास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही है इसके अंदर। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चंस 100% बनते हैं स्पेशल फंक्शन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में से, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बता दिया मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका डिफरेंशिएशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके 2 चैप्टर में ही कवर हो जाते हैं। आई थिंक 5th और 6th चैप्टर है आपके स्पेशल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। बात आती है प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर, तो जो प्रोग्रामिंग इन सी का जो है ना, ये आपका कंप्लीटली जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। डाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपके एल्गोरिथम्स बनते हैं, आपके प्रोग्राम कैसे बनते हैं, किसका क्या यूज होता है, ये आपका जस्ट बेसिक है। और एक आपके पास बेनिफिट पॉइंट ये है कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर
आपको 70 क्वेश्चन आए, आपने किए, बाकी 30 जो क्वेश्चन रह गए आपको नहीं आते, तो आप उनके जस्ट मतलब तुक्के भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि आपके नंबर थोड़ी ना कटेंगे। अगर आपका सही हो गया तो आपको +1 मार्क्स मिल जाएगा, और अगर गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको अटेम्प्ट तो 100 के 100 करके आने हैं। जितना टाइम है आपको टाइम मिलेगा 1.25 घंटे का। आपको क्या करना है कि 1 घंटे में या 1 घंटा 10 मिनट में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आप कर लेना। बाकी की जो 5 मिनट या 10 मिनट बच जाए ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बचे ना, उनको आप खाली मत छोड़ के आना, आप उनको लगा के आ जाना, चाहे आपको आता हो चाहे आपको नहीं आता हो। ये आपका एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए, या मैं बोलूँ आपके लिए पॉइंट बेनिफिशियल पॉइंट है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इसमें से आपको कुछ करना है या नहीं करना, आप इसको छोड़ के भी जा सकते हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रियल एनालिसिस जिसमें आपका 7 मार्क्स का आता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें तो 7 मार्क्स का आता है, और जैसे कि मैंने बताया था कि जो एनालिसिस है ना, उसमें से ज़्यादा आता है, यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर का जो पोर्शन है, आप उसको भी अगर रिवाइज कर लेते हैं तो भी आप ऑन एन एवरेज 50-60 मार्क्स तो आपके बन ही जाएंगे। क्यों, कैसे बनेंगे ये भी आप देख सकते हो। देखो, रियल एनालिसिस आपका 7 मार्क्स का आता है क्या क्या इसके अंदर? रीमांस इंटीग्रल है, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कंपैरिजन टेस्ट, एबल्स और डिरिचलेट टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, रीमांस इंटीग्रल है, एबल्स डिरिचलेट टेस्ट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, मैट्रिक स्पेस में से क्वेश्चन आते हैं, 100% आता है। नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओपन और क्लोज सेट, ये आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? 1D में पढ़ा था, एक रियल लाइन के ऊपर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे, वहाँ पर हम एक इंटरवल लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, बाउंड्री पॉइंट। बाकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन सेम होती है। अब ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का आता है, तो लगा के चलिए आपका 4 मार्क्स का तो आपका ग्रुप के अंदर से आता है, और 3 मार्क्स का आपका रिंग थ्योरी के अंदर आता है। या मैं बोलूँ 4 क्वेश्चन आपके ग्रुप से और 3 क्वेश्चन आपके रिंग से, ऐसे डिवाइड होते हैं। तो ग्रुप में क्या क्या है? ग्रुप में आपके 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप, सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, लेफ्ट राइट, इंडेक्स, नॉर्मल सब ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, जस्ट बेसिक डेफिनेशन आती है। जैसे कि ये भी पूछ सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? एक होमोमॉर्फिज्म होती है जो कि 1-1 भी होती है और 1-2 भी होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो टॉपिक भले ही ज़्यादा हों, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है ना, वो आपके ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल इजी होते हैं। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप और डिराइव्ड ग्रुप, ये आपका है ग्रुप थ्योरी का पोर्शन। और रिंग थ्योरी में अगर आप बेसिक जो कि 6th चैप्टर करते हो और 7th चैप्टर करते हो, सॉरी 7th नहीं, 5th और 6th चैप्टर करते हो, 7th को छोड़ दो। 5th और 6th चैप्टर में से भी आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका पीछे से बन जाएगा, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 5th चैप्टर में आपकी रिंग क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, फील्ड क्या होता है, प्रिंसिपल, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल क्या होते हैं। यहाँ ये आपका 5th और 6th चैप्टर का जो है पोर्शन है। आगे वाला आप छोड़ सकते हैं, ये वाला आप कर सकते हैं, ठीक है। रही बात डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स में आते हैं 6 मार्क्स का। डायनेमिक्स तो आई थिंक अभी जब आपने अगर 6 सेम के पेपर दिए हैं तो आपने एग्जाम तो दिया है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क, पावर और एनर्जी का क्या फॉर्मूला होते हैं, फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर या मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस। अगर एक फोर्स है तो इसका कौन से वाला पोर्शन इधर होगा, कौन सा इधर होगा, ये क्वेश्चन आते हैं आपको। तो डायनेमिक्स अगर पढ़ रखी तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा, ताकि क्योंकि आपने अभी इसका एग्जाम दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपने 5-6 चैप्टर तो पढ़े ही होंगे, और अगर 5-6 चैप्टर आपने रीड किए हैं तो आपका ये वाला तो ये मान के चलो कि आपके 6 मार्क्स तो बिल्कुल आपके ही हैं। रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आपने अभी एग्जाम दिए, लीनियर अलजेब्रा, डायनेमिक्स, और मे बी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके मैथ भी अलग हैं, लेकिन होंगे यही रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। 5th सेमेस्टर में आपके जो लगे थे और 6th सेमेस्टर में आपके जो लगे थे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके टोटल 6th मैथ है, और यहाँ से ना 5th और 6th में से अराउंड 40 मार्क्स का आपका बन जाता है, ठीक है। 40 मार्क्स का बन जाता है यहाँ से 6th मार्क्स, यानी कि
कैसे बना? आप तो बोल रहे हो कि भाई 5 मार्क्स के हमारे जो हैं मैथ मतलब क्वेश्चन आते हैं या इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, लेकिन 40 कैसे हुए? देखो 6 है, 5 के अकॉर्डिंग 30 तो यही हो गई ना, 30 मार्क्स तो यही हो गए। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं 8 मार्क्स का आएगा, कहीं 7 का आएगा, कहीं 6 का आएगा। तो ये जो है ना 5 के नहीं आते, कहीं 8 का आता है, कहीं 7 का आता है, कहीं 6 का आता है। तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज ना आपका फाइनल ईयर से 40 मार्क्स का एंट्रेंस आपका बनता है। अब आपको एंट्रेंस मतलब कि एडमिशन लेने के लिए या मैं बोलूँ कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको पास होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? अगर आप 60 मार्क्स ले लेते हो तो ये समझ के चलो कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब 60 मार्क्स के लिए आपको ना 20 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो रहा है, क्योंकि 40 तो आपके यहीं से हो जाते हैं अगर आप इन 6 मैथ को अच्छे से कवर कर लेते हो ज़्यादा। अब देखो कहाँ तो 18 मैथ और कहाँ अब मैंने इसको रिड्यूस करके आपको केवल 6 मैथ बताया। तो मैंने बोला था कि मैं अपकमिंग में आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से मैथमेटिक्स करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। पूरा 100 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्योंकि 100/100 करोगे तो 18 मैथ पूरे के पूरे करने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है इन थोड़े से दिनों में, ठीक है। अब ये देखो रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैंने बताया कि 7 मार्क्स का आएगा। है क्या क्या? जैकोबियन है, बीटा गामा फंक्शन है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल है और फोरियर सीरीज है, बस। चेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी आई थिंक इसके अंदर आएगा। और फिर ये तो है आपका रियल एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या? एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, कोचीज रीमान इक्वेशंस क्या हैं, और ये ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। कन्फॉर्मल मैपिंग को छोड़ सकती हो। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जरूर करके जाना। फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? देखो मैं आपको पूरा करने के लिए नहीं बोल रही, आप मेरी बातों को समझ रहे होगे आई होप कि जो बेसिक होता है, जो कि हम एग्जाम्पल करने से पहले करते हैं, चाहे वो हमारा फॉर्मूला होता है या फिर वो मेरा टॉपिक होता है, उसको रीड करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। लीनियर अलजेब्रा तो आई होप सबका फेवरेट होगा और इसका हर एक पॉइंट आप सबको भी आता होगा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा एक हर एक कॉम्पिटिशन में आता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, लीनियर अलजेब्रा 7 मार्क्स का आते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, सब स्पेस क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म्स क्या हैं। हाँ ये छोड़ सकते हो आप, जो लास्ट वाला आते हैं ना इनर, देखो ये तो आप कर सकते हो। रैंक नलिटी थ्योरम, अलजेब्रा, मिनिमल पॉलिनोमियल, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, चेंज ऑफ बेसिस, आइगन वैल्यू, ये वाला है ना जो ये बोल रखा ग्राम कैमिड ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, या फिर ये जो ऑर्थोगोनल सेट और बेसिस है, ये वाला छोड़ सकते हो आप, ये वाला पोर्शन छोड़ सकते हो। इससे ऊपर वाला कर सकते हो। उसमें से आपका मेनली यहाँ से बनेगा तो एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनेगा, अदरवाइज तो आपके इसे जो ऊपर वाला पोर्शन था उसी में बन जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जो कि आता है 6 मार्क्स का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? स्टार्टिंग की जो चैप्टर है ना, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, इनके क्या आते हैं? इनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आते हैं, या फिर एलयू डिकम्पोजिशन है, क्रोट मेथड है, डिकम्पोजिशन मेथड है। आपके इतने बड़े बड़े मेथड नहीं पूछे जाएंगे वहां पर, आपको उनमें से एक छोटा सा पॉइंट पूछा जाएगा जिसका आप इजी से आंसर दे सकते हो। न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। सेंट्रल डिफरेंस, गोस फॉरवर्ड गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं बताऊं यहाँ से जो न्यूटन फॉरवर्ड, देखो ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूला हैं, तो ये तो पूछे जाएं या ना पूछे जाएं। जो आपका फर्स्ट वाला पोर्शन है ना कि न्यूटन रैप्सन मेथड है और सीकेंट मेथड है और बाइसेक्शन मेथड है, इन मेथड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलयू डिकम्पोजिशन है तो किसी L1 L2 L3 में से किसी की वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर U1 U2 U3 में से किसी की वैल्यू पूछ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये बताऊं, जो यूलर मेथड होते हैं ना, टेलर सीरीज मेथड, यूलर मेथड, आरके मेथड, इनका पूछ सकते हैं आपसे कि यूलर मेथड और रुंगाकुटा मेथड या यूलर मॉडिफाइड मेथड में लाइक ये इतने ऑर्डर का है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है रुंगाकुटा मेथड से। ये जो आरके मेथड हम इससे बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। मॉडिफाई यूलर मेथड, ये वाला पोर्शन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर बता देती हूँ, 9 है, 9 चैप्टर नंबर है। और
फर्स्ट चैप्टर नंबर। तो अगर आप देखो यहाँ से न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर आप फर्स्ट चैप्टर और 9 चैप्टर भी करके जाते हैं ना, तो भी आपके 3 और 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं, मेरे हिसाब से आपका सिलेबस ही खत्म हो गया है, ठीक है, जो कि लास्ट था आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैंने आपको बताया। आप देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस नंबर 1, नंबर 2 आपका लीनियर अलजेब्रा, नंबर 3 आपका डायनेमिक्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और ग्रुप और रिंग थ्योरी, और रियल एनालिसिस। ठीक है, कितने हो गए? 6 मैथ हो गए आपके यहाँ से। और अब देखो, ये देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक मैंने आपको बताया है रियल एनालिसिस, एक बताया रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और एक हमारा आया है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, एक हमारा था डायनेमिक्स, एक हमारा था लीनियर अलजेब्रा, और बताओ कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 मैथ हो गए। ठीक है, इन 6 मैथ के अंदर से आपका आएगा 40 मार्क्स का। ठीक है, 100% गारंटी देती हूँ कि 40 मार्क्स का आपका यहाँ से बन जाएगा। आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनको एट लास्ट मोमेंट पे आप इन मैथ को तो 100% देख के जाएं, क्वेश्चंस करके जाएं। आप बच्चे आपके लिए 20 मार्क्स, अगर आपको उन्हें एवरेज पास होने, या मैं बोलूँ आपको एडमिशन चाहिए, जस्ट आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको आपके कितने मार्क्स बचे हैं? 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं, ये देखो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था अलजेब्रा सबसे ईजी मैथ है, 5 मार्क्स यहाँ से आपके बन सकते हैं अगर आप चाहो तो। अलजेब्रा आपका सबसे पहला पोर्शन है। सेकंड वाला मैथ कौन सा मैंने बताया था? सीक्वेंस एंड सीरीज का। बहुत इजी मैथ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स डायरेक्ट यहाँ से बन सकते हैं। तो अलजेब्रा मैंने बताया, सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने बताया, और 2 मैथमेटिक्स जो सबसे इजी हैं, जो कि ओडी और पीडी। जस्ट आपकी प्रैक्टिस पर बेस करते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है इन मैथमेटिक्स की। 5 मार्क्स अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ये लगा के चलो कि आपके पूरे के पूरे कितने हो गए? ये 20 मार्क्स आ गए। 40 मार्क्स तो यहाँ से हुए थे और 20 मार्क्स यहाँ से हो गए, तो टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए। तो एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 60 मार्क्स की तो प्रिपरेशन करके जाएं। ठीक है, अभी जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, 15 डेज हैं या फिर 20 डेज हैं, अकॉर्डिंग टू यू नो, आई थिंक 27 तारीख है, पता नहीं 24 तारीख है जिस दिन आपका एंट्रेंस है। तो आपको ये कितने मैथमेटिक्स बताया मैंने? 10। तो 18 में से अगर आप ये 10 भी कर लेते हैं तो आपका एडमिशन पक्का है। अब टॉपिक आपको अपने अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे कि आप को कौन सा टॉपिक करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपके ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहेंगी मेरे पेज पे। यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और किसी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।